हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। गुड मॉर्निंग। तो चलिए आज हम आपका क्लास 10 जो है उसका साइंस लेके आए हैं। आप चैप्टर 1 पढ़िए और देखिए, ऑब्जर्व कीजिए साइंस है क्या, कैसे पढ़ना है आपको, ताकि एक भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में ना छूटे। ये पूरा वन शॉट है, बहुत ही मेहनत लगा है पूरा चैप्टर बनाने में। एक ही बार में पूरा चैप्टर क्लियर करा देंगे। चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। आप लोग को क्या करना है, वीडियो पहले पूरा बढ़िया से अच्छा से देखना है, फिर नोट्स से उसको कॉपी में लिखना है और कम से कम अपने दोस्तों के साथ, एक एक दोस्तों के साथ इसको शेयर करना है। क्लास 10 साइंस चैप्टर 1, समझ गए। एक एक दोस्तों के साथ आप लोग इसको शेयर कीजिए। अब बहुत ही बेहतरीन तरीका से हम आपको पढ़ाएंगे, पूरा ट्रिक के द्वारा आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो आप लोग सबको ही अपने एक दो दोस्तों के साथ जो 10 में पढ़ता है उसको शेयर कीजिए। साथ ही साथ कंपटीशन का जो भी तैयारी कर रहे हैं और जिसमें साइंस पूछा जाएगा उसके लिए भी ये जरूरी है। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1 क्लास 10 साइंस। चैप्टर का नाम क्या है? रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। चैप्टर का नाम क्या है? रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। समझ गए? तो क्लास 10 चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। अब चलिए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले पढ़ना है रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया है क्या? अभिक्रिया मतलब क्या है? जब कोई दो चीज मिलके कोई तीसरा चीज बनाए तो यही है रासायनिक अभिक्रिया। समझिए, आप लोग क्लास 9 से शुरू करते हैं। क्लास 9 में आप लोग पढ़े थे परिवर्तन दो प्रकार का होता है। परिवर्तन दो प्रकार का होता है, आप लोग पढ़े थे। एक होता है भौतिक परिवर्तन और एक होता है रासायनिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन में क्या होता था? भौतिक परिवर्तन में क्या होता था? सिर्फ पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता था। जैसे पेड़ का काटना, फल से सलाद बनाना, बर्फ का पिघलना, ये सब भौतिक परिवर्तन है। हम लोग को क्लास 10 में रासायनिक परिवर्तन के बारे में पढ़ना है। जैसे अंगूर का किण्वन, दूध से दही बनना, कोई भी चीज का जलना, कागज का जलना, मोमबत्ती का जलना, समझ गए, कोयले का दहन, ये सब आपका क्या है? तो ये रासायनिक परिवर्तन है। तो इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण के बारे में। चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। सबसे पहले है रासायनिक अभिक्रिया है क्या? तो रासायनिक परिवर्तन को, मतलब जिसमें रासायनिक परिवर्तन हो उसे बोला जाता है रासायनिक अभिक्रिया। समझ गए? जैसे ए और बी मिलके सी बनाया। जैसे आप लोग देखिए, ये है हाइड्रोजन, ये है ऑक्सीजन, दोनों मिलके जल बनाया। तो ये क्या है? रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक परिवर्तन को ही क्या कहते हैं हम लोग? रासायनिक अभिक्रिया। जैसे भोजन का पचना, कागज का जलना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से जल का निर्माण, ये सब क्या है आपका? रासायनिक परिवर्तन। और इसी को रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। एग्जाम्पल कुछ और देखिए, अंगूर का किण्वन, अंगूर का सड़ गल के जो है शराब बनना, कागज का जलना, भोजन का पचना, ये सब क्या है आपका? रासायनिक परिवर्तन। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या है? रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक परिवर्तन आप लोग समझ गए, जो नया चीज बनता है। परिवर्तन दो प्रकार का होता है, एक भौतिक और एक रासायनिक। रासायनिक क्या हुआ? जिसमें नया चीज बन जाए। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला, नया चीज जल बन गया। समझ गए? अब रासायनिक अभिक्रिया का निर्धारण क्या है, मतलब कैसे हम लोग पता करेंगे कोई भी अभिक्रिया जो है वो रासायनिक अभिक्रिया है। तो सबसे पहले अवस्था में परिवर्तन, यहाँ आप लोग देख सकते हैं ठोस द्रव गैस में परिवर्तन हो रहा है। रंग में परिवर्तन, कोई भी जैसे धातु है उसको अम्ल में डालते हैं तो कलर चेंज हो जाता है। ठंडा करते हैं, गर्म करते हैं, या कोई दूसरा पदार्थ से अभिक्रिया कराते हैं तो रंग में परिवर्तन होता है। तीसरा, गैसों का निष्कासन एवं उत्सर्जन। हम लोग लेते हैं श्वसन में ऑक्सीजन, छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, तो गैस निकला कार्बन डाइऑक्साइड। या फिर कोई भी धातु जो है उसका अम्ल से अभिक्रिया करने पर हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है, तो ये भी हो गया गैस का निष्कासन और उत्सर्जन। तीसरा, तापमान में परिवर्तन। कोई भी पदार्थ को या धातु अधातु को अम्ल में डालेंगे, क्षार में डालेंगे तो एक दूसरे से अभिक्रिया करके टेम्परेचर को परिवर्तित करेगा, मतलब गर्म करेगा या ठंडा करेगा। तो ये हो गया आपका रासायनिक अभिक्रिया का निर्धारण। ये सब चीज हो तो रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है, या ये सब होना जरूरी है रासायनिक अभिक्रिया में। चलिए अब आगे चलते हैं।
अब रासायनिक समीकरण क्या है, ध्यान से देखना है, ये चैप्टर थोड़ा हार्ड है, समझ गए, बाकी 2-3 बहुत ही इजी है। तो रासायनिक समीकरण क्या है, किसी रासायनिक अभिक्रिया के प्रतीकात्मक निरूपण को रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे ये आप लोग देख सकते हैं, जैसे ए और बी मिलके सी बनाया, तो ये जो है लेफ्ट साइड ये अभिकारक है और राइट साइड जो है ये है उत्पाद, समझ गए। तो और ये जो प्रतीक है तीर के द्वारा जो दर्शाए हैं यही है प्रतीकात्मक निरूपण। देखिए रासायनिक समीकरण क्या है, तो किसी रासायनिक अभिक्रिया के प्रतीकात्मक निरूपण को रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो रासायनिक समीकरण में क्या क्या आएगा, अभिकारक और उत्पाद, जिसमें रासायनिक परिवर्तन होता है उसको बोलते हैं अभिकारक, या कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में लेफ्ट साइड जो रहता है उसको बोलते हैं अभिकारक, ये दोनों है लेफ्ट साइड। और जो रासायनिक अभिक्रिया में नया चीज बनता है उसको बोलते हैं उत्पाद, और ये होता है राइट साइड, तीर के इधर अभिकारक, तीर के उधर उत्पाद। तो चलिए देखिए, और एक चीज याद रखना है, जैसे यहाँ पे देखिए मैग्नीशियम का सूत्र Mg, ऑक्सीजन का O2 बन गया MgO। मैग्नीशियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, तो ये है लेफ्ट साइड मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, तो ये दोनों हो गया अभिकारक। मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बना ये है आपका उत्पाद। तो अब चलिए देखिए शुरू करते हैं। यहाँ पे अभिकारक क्या है अभी तुरंत बताएं, जिसमें रासायनिक परिवर्तन होता है उसे अभिकारक कहते हैं। जैसे ये दोनों लेफ्ट साइड है तो ये हो गया अभिकारक। जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलके जल बनाया तो ये लेफ्ट साइड है हाइड्रोजन ऑक्सीजन, तो ये हो गया अभिकारक जिसमें रासायनिक परिवर्तन होता है। और ये जो जल है नया चीज बना ये है आपका उत्पाद जो कि राइट साइड होता है, समझ गए। अभी आपको संतुलित करने भी सिखाएंगे। उत्पाद क्या है, अभिक्रिया में जो नया पदार्थ बनता है उसको क्या बोला जाता है, उत्पाद। अब रासायनिक समीकरण दो प्रकार का होता है, एक होता है असंतुलित, एक होता है संतुलित। असंतुलित क्या है, जैसे देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके बनाया जल, तो यहाँ पे हाइड्रोजन का 2 परमाणु है, ऑक्सीजन का भी 2, जबकि यहाँ हाइड्रोजन का 2 परमाणु है, ऑक्सीजन का 1 ही। तो ये है असंतुलित रासायनिक समीकरण, जिसमें अभिकारक का कुल योग या अभिकारक में परमाणुओं की संख्या उत्पाद में परमाणुओं की संख्या से कम या ज्यादा हो उसको बोला जाता है असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद के परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं होती है तो उसे क्या कहा जाता है, असंतुलित या कंकाली रासायनिक समीकरण। जैसे यहाँ देख लीजिए Mg + O2 MgO, इसको इस तरह लिख सकते हैं Mg + O2 MgO। टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ मैग्नीशियम 1 यहाँ भी 1, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन 2 यहाँ सिर्फ 1, मतलब इधर वाला को जोड़ेंगे 3 इधर वाला को जोड़ेंगे 2 परमाणु, तो ये क्या है असंतुलित। आप लोग समझ गए होंगे। अब है संतुलित रासायनिक समीकरण। तो जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद के परमाणु की संख्या बराबर हो मतलब समान हो तो उसे बोला जाता है संतुलित रासायनिक समीकरण। अभी आगे हम पढ़ाएंगे रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है। तो यहाँ पे 2Mg + O2 2MgO। अब देखिए यहाँ पे आप लोग समझिए, यहाँ मैग्नीशियम 2 है, ऑक्सीजन भी 2, यहाँ भी 2। अगर कोई चीज लिख रहे हैं जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड है, आगे 2 लगा दिए तो दोनों से गुना होगा, और अगर लास्ट में 2 है तो सिर्फ पास वाला से गुना, और अगर ब्रैकेट में है तो ये दोनों से गुना होगा। ये सब चीज आप लोग को याद रखना है, समझना है। तो अभी संतुलित करने जब सिखाएंगे तब पता चलेगा ये कैसे हुआ क्यों हुआ, समझ गए। आ गया संतुलित करने, आप लोग समझ गए होंगे असंतुलित और संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, समझ गए। अब हम बताते हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, वही सिखा रहे हैं अभी, समझ गए आप लोग। तो चलिए ध्यान से देखिए, ये 3 या 5 नंबर का आपका एग्जाम में 100% आएगा, समझ गए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए संतुलित कैसे करेंगे, निम्न रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना है। आज काफी गर्मी भी है और हम वीडियो बना रहे हैं आपका। तो हाइड्रोजन का सूत्र पहले लिखिए H2, फिर क्लोराइड का सूत्र लिखिए Cl2, फिर क्या लिखेंगे हाइड्रोजन क्लोराइड।
HCl आपको संतुलित करना है। तो कैसे संतुलित करेंगे, ध्यान से देखिए। हाइड्रोजन यहाँ 2 है, बहुत सारा विधि है, हम एक एक करके सभी विधि को बताएंगे आप लोग को, समझ गए, संतुलित करने। तो हाइड्रोजन 2 है यहाँ, क्लोराइड 2, हाइड्रोजन क्लोराइड इधर 1 1 है। तो क्या करेंगे, हाइड्रोजन को 2 बनाना है तो आगे 2 लिखेंगे, क्लोराइड को भी 2 बनाना है तो आगे 2 लिखेंगे, संतुलित हो गया। हाइड्रोजन यहाँ 2, क्लोरीन 2, यहाँ भी हाइड्रोजन 2, क्लोरीन 2, हो गया आपका संतुलित। एक का आंसर हम बना दिए। कभी कभी इस तरह भी दे देता है, रासायनिक नाम दे देगा, आपको पहले सूत्र लिखना है फिर उसको संतुलित करना है। अब चलिए आगे देखिए, सोडियम प्लस जल 2 नंबर, सोडियम का सूत्र Na, जल का सूत्र H2O, सोडियम प्लस जल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सोडियम प्लस जल, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस हाइड्रोजन, इसको आपको संतुलित करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए हाइड्रोजन 2 है और उधर 3 है, समझ गए। तो क्या करेंगे, तो हमको सम संख्या बनाना पड़ेगा, 4 बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन को 4 बनाने के लिए यहाँ 2 से गुना करेंगे। जैसे ही 2 से गुना किया, अभी और एक तरीका बताएंगे, ध्यान से देखिए। तो हाइड्रोजन हो गया आपका 4 और यहाँ 2 ही है तो 2 लगाएंगे, 4 को हो गया। यहाँ भी हाइड्रोजन देखिए, इधर 4 को है, 2 इधर और 2 यहाँ, हाइड्रोजन 4, इधर भी 4। अब यहाँ पे जैसे 2 लगाएं तो सोडियम भी 2 को हो गया, ऑक्सीजन भी 2 को हो गया, यहाँ भी ऑक्सीजन 2 और सोडियम यहाँ 1 ही है तो 2 लगा दीजिए, हो गया आपका संतुलित। अच्छा से अगर आपको संतुलित करने सीखना है तो एक अलग से वीडियो बनाए हैं, उसमें सिर्फ संतुलित करने सिखाए हैं, आप लोग यहाँ से भी सीख जाइएगा। थोड़ा ध्यान से देखिए और प्रैक्टिस कीजिए। अगला 3 नंबर, सी नंबर क्वेश्चन थोड़ा गलत है, इसको सही कर लीजिए। H की जगह होगा आपका H2 प्लस O2 H2O बना। देखिए इसको कैसे संतुलित करेंगे, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 और यहाँ सिर्फ 1, तो क्या करेंगे, ऑक्सीजन 2 बनाएंगे। तो जैसे ही ऑक्सीजन को 2 बनाए, ऑक्सीजन को जैसे 2 बनाए, हाइड्रोजन हो गया 4 गो, यहाँ 2 एगो है 2 लिख देंगे। तो यहाँ पे हाइड्रोजन आपका 4 और यहाँ भी हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2, यहाँ भी ऑक्सीजन 2, हो गया संतुलित। और अलग हीट एंड ट्रायल मेथड इसको बोलते हैं, फर्स्ट। ध्यान से देखना है, बहुत मतलब हार्ड चैप्टर है ये और आपका सिलेबस में एक ही नंबर में यही है। अगला देखिए, CH4 प्लस O2, CH4 प्लस O2 क्या है, जो ये है मेथेन है, प्राकृतिक गैस ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाता है। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे, हाइड्रोजन 4 है यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, तो सबसे पहले हाइड्रोजन 4 करेंगे। हाइड्रोजन 4 हो गया, देख लीजिए हाइड्रोजन 4 है, यहाँ भी 4 हो गया। अब ऑक्सीजन यहाँ 2, यहाँ 2, ऑक्सीजन 4, यहाँ 2 ही है तो 2 लगा दिए, हो गया आपका संतुलित। देखिए कार्बन 1, कार्बन 1, ऑक्सीजन 4, यहाँ भी ऑक्सीजन 4, 2 और 2 4, हाइड्रोजन 4, यहाँ भी हाइड्रोजन 4, हो गया आपका ये संतुलित। अब देखिए नया विधि, अब देखिए F नंबर स्टार लगाइए और थोड़ा नया विधि देखिए आप लोग। F नंबर देखिए हम कैसे बना रहे हैं। सबसे पहले इसको लिखते हैं एक बार, Fe प्लस H2O, Fe3O4 प्लस H2। देखिए इसको कैसे बनाएंगे आप लोग, ध्यान से देखिए आप लोग। लोहा, इसमें क्या करना है, सबसे बड़ा वाला को देखना है। तो सबसे बड़ा क्या है, यहाँ पे ऑक्सीजन 4 ठो है, ऑक्सीजन 4 ठो है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन 1 ही है तो इसको 4 बनाना है, ऑक्सीजन को 4 बनाना है, ऑक्सीजन को 4 बनाना है, तो ऑक्सीजन 4 बन गया, ऑक्सीजन 4 बन गया। लेकिन ऑक्सीजन जैसे ही 4 बना, हाइड्रोजन 8 गो हो गया, 2 गो पहले से था और 4 से गुना हो गया, तो हाइड्रोजन 8 यहाँ पे है 2 8, 4 से गुना करेंगे हाइड्रोजन 8। अब लोहा यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 कर दीजिए, बन गया, बिल्कुल संतुलित हो गया। अब है उसी तरह Na प्लस O2, इसको आपको खुद बनाना है, Na प्लस O2 Na2O, फिर Mg प्लस O2 MgO। ये कभी कभी संतुलित ही दे देता है, आपको दिखा रहे हैं अभी, कभी कभी कोई समीकरण संतुलित ही दे देता है तो उसको एक बार उतार के छोड़ देना है। जैसे यहाँ पे देखिए आप लोग,
CaO चूना है, CaO प्लस H2O, चूना का जल से अभिक्रिया Ca हॉल्टवाइज OH2 हो गया। अब ये संतुलित ही है क्योंकि यहाँ पे कैल्शियम एक, यहाँ भी एक, ऑक्सीजन 2, यहाँ भी 2, हाइड्रोजन 2, यहाँ भी 2, संतुलित है। तो इसको एक बार उतार लीजिए और छोड़ दीजिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये। उसी तरह ये भी संतुलित है, देख लीजिए Zn प्लस H2SO4, ZnSO4 प्लस H2, ये संतुलित ही है। जिंक एक, जिंक एक, S1 ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन 4, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2, देखिए संतुलित है। अब यहाँ 3 4 2 3 आप लोग नहीं लगाइएगा अपने मन से, 2-3 विधि बता दिए, एक विधि हम और अपने तरफ से बता देते हैं। H2 प्लस N2 NH3, देखिए ये कौन सा विधि है, इसमें क्या करना है, लेफ्ट लिखना है और आपको राइट लिखना है। तो लेफ्ट में हाइड्रोजन और नाइट्रोजन है, तो राइट में भी वही होगा। क्योंकि देखिए अगर आप लोग घर में चाय बना रहे हैं तो चीनी, दूध, पानी, चाय पत्ती दिए तो वहाँ पे इलायची का सेंट नहीं आएगा जब आप चाय बनाइएगा। उसी तरह यहाँ लेफ्ट में जो है अभिकारक में, उत्पाद में भी वही आएगा। अभी हम आपको बताएंगे संरक्षण का नियम, द्रव्यमान का संरक्षण का नियम, वहाँ पे ये बताया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। लेफ्ट में हाइड्रोजन है कितना, 2, और नाइट्रोजन भी 2। राइट में नाइट्रोजन 1 है और हाइड्रोजन 3 है, समझ गए। अब देखिए इसको कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे नाइट्रोजन लेफ्ट में 2 है और राइट में 1 है, तो इसको 2 करना पड़ेगा, इसको 2 करना पड़ेगा। क्या किए, नाइट्रोजन को 2 किए राइट साइड, तो क्या किए 2 से गुना, तो यहाँ पे 2 लिखें। जैसे ही 2 लिखें नाइट्रोजन 2 हुआ, लेकिन हाइड्रोजन 3 दूनी 6 गो हो गया, हाइड्रोजन 6 गो हो गया। तो इधर 2 2 मिल गया, इधर 6 है, इधर 2 ही है, तो लेफ्ट साइड हाइड्रोजन में 3 से गुना करेंगे 6 हो जाएगा। ये भी एक मेथड है, इससे भी आप लोग संतुलित कर सकते हैं, समझ गए। अब हमको लगता है आप लोग संतुलित करने सब सीख गए होंगे, समझ गए। तो इसको 1-2 बार आपको प्रैक्टिस करना है, और भी सवाल है आपका संतुलित में, तो आप लोग देख सकते हैं। देखिए इसको आप लोग लिख के संतुलित कीजिएगा एक बार, समझ गए, लिख लीजिएगा एक बार और संतुलित कीजिएगा, समझ गए। जैसे ये है Mg प्लस HCl, MgCl2 प्लस H2, यहाँ पे Cl2 है तो यहाँ 2 लगाएंगे, हाइड्रोजन 2, Cl2, हाइड्रोजन 2, Cl2, Mg1 हो गया संतुलित। इसी तरह करके आपको बनाना है। ये KClO3, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको प्रैक्टिस कीजिएगा बनाने का, समझ गए। और देखिए और थोड़ा ये भी है, इसको भी आपको संतुलित करना है। चलिए अब आगे देखिए, अब समझने वाला है। अब है द्रव्यमान का संरक्षण का नियम। तो द्रव्यमान का संरक्षण का नियम क्या है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश, यही है द्रव्यमान का संरक्षण का नियम। या द्रव्यमान को ना तो हम लोग निर्माण कर सकते हैं ना ही विनाश, या अभिकारक का कुल योग और उत्पाद का कुल योग बराबर होता है, ये भी द्रव्यमान का संरक्षण का नियम है। जैसे देखिए हम लोग चाय बना रहे हैं, इसमें चीनी दिए हम लोग 20 ग्राम, जल दिए 50 ml, दूध भी दिए हम लोग 100 ml, और क्या देंगे, चाय पत्ती ये अगर दिए 10 ग्राम, और इलायची दे दिए हम लोग 5 ग्राम, तो 150 और 50 220, 30 5 35, 235 ml, इतना ही चाय बनेगा। यही है द्रव्यमान का संरक्षण का नियम, अभिकारक का कुल योग और उत्पाद का कुल योग बराबर होता है, समझ गए। या किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है ना ही विनाश, आप लोग इसको देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, 9 में भी आप लोग पढ़े होंगे। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का, इठो काट दीजिएगा, ना तो निर्माण होता है ना ही विनाश, इसे द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। विनाश इस तरह लिखाएगा, हो गया। अब देखिए संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, अभी तुरंत हम समझाए। तो जिसमें अभिकारक का कुल योग और उत्पाद का कुल योग बराबर है, इधर लेफ्ट साइड और राइट साइड,
अभिकारक में परमाणु की संख्या और उत्पाद में परमाणु की संख्या दोनों बराबर है, उसी को बोलते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। और रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? वीवीआई, सबसे पहले वो वीवीआई था आपका रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट था जो हम समझाए आपको, संतुलित करने वाला सब इंपॉर्टेंट है, ये संतुलित करने वाला। उसके बाद तो इंपॉर्टेंट यही है जो बता रहे हैं अभी। तो संतुलित रासायनिक समीकरण बता दिए, वह रासायनिक समीकरण जिसमें तीर के दोनों ओर विभिन्न तत्वों के परमाणु की संख्या समान होती है उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? रासायनिक समीकरण को पदार्थ की अविनाशिता के नियम की दृष्टि से संतुलित करना आवश्यक है। अविनाशिता या द्रव्यमान के संरक्षण के नियम की दृष्टि से संतुलित करना आवश्यक है। ये भी लिख सकते हैं, जैसे H2 + O2 H2O, इसमें यहाँ पे 2 लगाएंगे, यहाँ 2, ये संतुलित है। अभिकारक का कुल योग और उत्पाद का कुल योग बराबर है। अब आगे आपका कुछ इंपॉर्टेंट अभिक्रिया, समझ गए? तो इसको ध्यान से देखना है आपको। वीडियो थोड़ा लंबा बनेगा, कोई टेंशन नहीं, हम बोल रहे हैं, एक बार पूरा देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। तो चलिए देखिए, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन माने क्या होता है? योग। अयोग माने क्या होता है? जुड़ना। जुड़ेगा क्या गो? 2 या 3 गो चीज जुड़ेगा, 4 गो 5 गो, लेकिन जुड़ने के लिए कम से कम 2 चीज चाहिए, तब ना जोड़ेंगे। कोई चीज टूट जाता है तो 2 गो चीज को जोड़ते हैं। तो संयोजन माने योग, योग माने जुड़ना। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद, एकल उत्पाद का निर्माण करता है, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे सबसे बढ़िया उदाहरण H2 + O2 मिलकर H2O बनाता है। कार्बन जलता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। यह है चूना, चूना में डालेंगे पानी, चूना जाएगा बुझ, बनाएगा बुझा हुआ चूना। तो ये सब है आपका संयोजन अभिक्रिया। एग्जाम्पल याद रखना है, देखिए कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, यहाँ पे पता है। अगला कोयले का दहन, कोयला जलता है ऑक्सीजन में, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। H2 यहाँ छूट गया है, H2 और O2 से जल का निर्माण हो गया। ये आपका क्या है? संयोजन। देखिए इसी में परिभाषा छुटा है, मतलब छुपा है। संयोजन मतलब ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करे, उसको बोलते हैं संयोजन। अब इसी के विपरीत आएगा वियोजन, इसी के विपरीत आएगा वियोजन। समझ गए क्या आएगा? वियोजन। तो वियोजन या अपघटन माने टूटना, टूटना। जैसे इसको 2, 3, 4 कितना भी टुकड़ा में तोड़ सकते हैं। तो वियोजन क्या है? ऐसी अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकर्मक टूट के 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाता है, उसको बोलते हैं वियोजन। जैसे CaCO3, ये टूटेगा CaO और O2 में। अब Fe2SO4 टूटेगा Fe2O3, यहाँ है SO2 और SO3 में। समझ गए? अब है बहुत सारा वियोजन अभिक्रिया होता है, जैसे पानी, ये जो है H2O, ये टूटेगा H2 + O2 में, इसको बोलते हैं विद्युत वियोजन। विद्युत वियोजन। एक होता है सिल्वर क्लोराइड, ये 2Ag + Cl2 में टूटता है, ये है प्रकाशीय वियोजन। एक है CaCO3, ये टूटता है CaO और O2 में, ये है उष्मीय वियोजन। याद रखिएगा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों जो बताएं। प्रकाशीय वियोजन, विद्युत वियोजन, उष्मीय वियोजन, ये सब वियोजन अभिक्रिया ही है। एकल अभिकर्मक टूट के 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाया है। कुछ नहीं छोड़ रहे हैं हम, बिल्कुल डिटेल से पढ़ा रहे हैं। अब देखिए, एक है उष्मा शोषी अभिक्रिया, एक है उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। समझ गए? उष्मा शोषी मतलब क्या होगा? उष्मा का अवशोषण कर रहा है, मतलब उष्मा को ले रहा है, हीट जनरेट कर रहा है। तो उष्मा शोषी अभिक्रिया क्या है? जिन अभिक्रिया में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ उष्मा का अवशोषण होता है, उसे उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे N2 + O2 2NO, नाइट्रोजन ऑक्सीजन मिलके अमोनिया बनाएगा, ये संतुलित है इसलिए इस तरह दिख रहा है। अब है उष्मा क्षेपी, बहुत इंपॉर्टेंट। उष्मा क्षेपी माने उष्मा का त्याग करना। तो जिन अभिक्रिया में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ उष्मा का त्याग होता है, उसे उष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे श्वसन और प्राकृतिक गैसों का दहन, बहुत इंपॉर्टेंट। और यहाँ पे एक उदाहरण लिख सकते हैं, खाद्य पदार्थों या सब्जियों का विघटित होके कंपोस्ट बनना। साग सब्जी जो है उसका विघटित होके, साग सब्जी का विघटन और कंपोस्ट बनना माने खाद बनना, यह भी उष्मा क्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। बहुत इंपॉर्टेंट। श्वसन क्या है?
हम लोग को जीवित रहने के लिए भोजन की जरूरत होती है, तो भोजन जब हम लोग करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट टूट के ग्लूकोज बनाता है, इस दौरान एनर्जी रिलीज होता है, इसी को बोलते हैं श्वसन। अब प्राकृतिक गैस ये है मीथेन, इसमें ऑक्सीजन डालेंगे, मतलब कोई भी चीज ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और हीट जनरेट करेगा। तो प्राकृतिक गैसों का दहन, श्वसन, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना, खाद बनना, ये सब क्या है, ऊष्माक्षेपी। बहुत डिटेल पढ़ा रहे हैं इस बार, कुछ नहीं छोड़ रहे हैं हम, समझ गए। तो आप लोग का ये वीडियो एकदम सालों साल चलेगा, समझ गए। तो ध्यान से आप लोग को पढ़ना है, बहुत मेहनत लगता है एक ही बार में पूरा चैप्टर पढ़ाना, गला फंस जाता है, तो ध्यान से आप लोग देखिए। श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? हमें जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, यह ऊर्जा हमें भोजन से मिलती है, भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में टूटकर हमें ऊर्जा देती है, इसलिए श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, समझा भी दिए। अब चलिए चैप्टर आधा लगभग खत्म होने वाला है, समझ गए, ध्यान से थोड़ा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 100% ये इंपॉर्टेंट है। विस्थापन अभिक्रिया, तो विस्थापन अभिक्रिया क्या है? इसमें एक अधिक अभिक्रियाशील तत्व दूसरे कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देते हैं, इसको बोलते हैं विस्थापन। चलिए देसी अंदाज में समझिए इसको। जैसे ये है लोहा Fe प्लस CuSO4, ये है प्लस चार्ज, ये भी है प्लस चार्ज, ये है माइनस चार्ज। अब ये है लड़का, ये भी है लड़का, ये लड़की है। अब ये लड़का कमजोर है, ये लड़का ताकतवर है, ये लड़की दोनों को पसंद है। अब ये लड़की इसके साथ रह रहा है, अब ये लड़का क्या करेगा, इसको भगा देगा और खुद ही लड़की के साथ चल जाएगा। तो ये विस्थापन अभिक्रिया, इसमें एक अधिक क्रियाशील तत्व दूसरे कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देते हैं, इसको बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। जैसे जिंक, कॉपर सल्फेट, जिंक ज्यादा ताकतवर है, ZnSO4 बना लेगा और Cu को बाहर करेगा। अब कौन किसको विस्थापित करेगा, यहाँ देखिए ट्रिक है एक, जो ऊपर रहेगा। जैसे अगर अभी यहाँ पे देखिए Zn था और Cu था, यहाँ पे Cu से ऊपर है Zn, माने ज्यादा शक्तिशाली है। तो अभी आप पढ़ें Cu प्लस ZnSO4, सॉरी उल्टा लिख दिया, Zn प्लस CuSO4 इस तरह का था। तो इसमें क्या होगा, ZnSO4 होगा और Cu को भगा देगा। क्यों भगाएगा? क्यों भगाएगा? इस तरह का क्यों होगा? क्योंकि देखिए कॉपर जो है इससे ज्यादा अभिक्रियाशील जिंक है। और अभी लोहा का उदाहरण पढ़ें, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट विलयन में डुबाते हैं तो क्या होगा, FeSO4 बनेगा और कॉपर बाहर हो जाएगा, क्योंकि लोहा जो है कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील धातु है। और आप लोग यहाँ देख सकते हैं कॉपर यहाँ है जबकि लोहा इसके ऊपर है, तो ये ज्यादा अभिक्रियाशील धातु है। इसको याद रखना है, ऊपर वाला नीचे को विस्थापित कर देगा। अगर उल्टा हो जाए तब, जैसे इसी तरह दे दे आपको FeSO4 प्लस Cu, इस तरह दे दे तो ये विस्थापित नहीं कर पाएगा, लोहा अपने ताकतवर है, तो ये इसमें रिएक्शन ही नहीं होगा। तो एग्जाम में ये भी पूछता है कौन सी अभिक्रिया होगा कौन नहीं। तो विस्थापन अभिक्रिया समझ गए, इसमें एक अधिक अभिक्रियाशील तत्व दूसरे कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है, FeSO4 प्लस Cu, यही है विस्थापन अभिक्रिया। इसको ट्रिक से आप लोग याद कर सकते हैं, सक्रियता श्रेणी है, मतलब रिएक्टिविटी सीरीज। पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, लोहा है, ये है सीसा, हाइड्रोजन, कॉपर, Hg मरकरी है, Ag मतलब सिल्वर, Au। देखिए ये दोनों जो है लास्ट में है, ये दोनों लास्ट में है। तो अभी आप लोग आगे पढ़िएगा, सोना और चांदी सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है, सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु के मतलब पोटेशियम, ये नहीं रहेगा तो सोडियम को टिक मारना है, मतलब ये बहुत ही अभिक्रियाशील धातु। एग्जाम में 100 बार ये क्वेश्चन आया है। सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु पोटासियम मतलब के, और सबसे कम सोना चांदी होता है, सबसे कम तो सोना फिर चांदी होता है, समझ गए, और सबसे ज़्यादा पोटासियम, उसके बाद सोडियम। तो इसको याद रखना है। कैसे याद रखेंगे, कटरीना ने कार मांगी, अल्टो, जैन, फरारी, फिर भी हाय क्यों मिली सिल्वर ऑडी। कटरीना मने पोटासियम के, ने मने सोडियम, Na, कार मने Ca, कैल्शियम मांगी मने Mg, अल्टो मने Al, एल्युमिनियम, जैन मने जिंक, फरारी मने फेरस लोहा, फिर भी मने Pb, हाई मतलब हाइड्रोजन, क्यू मने कॉपर, मिली मने मरकरी मतलब Hg, सिल्वर मतलब Ag चांदी, और ऑडी मतलब Au। बहुत इंपॉर्टेंट, ये तगड़ा बता दिया आपको, तो ये याद रखना है। 4 क्वेश्चन बताए, सबसे पहले रिएक्शन, फिर विस्थापन अभिक्रिया, फिर सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु,
फिर सबसे कम अभिक्रियाशील धातु, फिर कौन किसको विस्थापित करेगा, टंच। विस्थापन अभिक्रिया पे रिलेटेड ये क्वेश्चन है आपका, समझ गए? क्या है देखिए, क्या है, लुट लो लुट लो। जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट विलयन में डुबाते हैं तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? तो लोहा कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील धातु है, तो ये आयरन सल्फेट बनाता है और कॉपर को विस्थापित कर देता है, वही यहाँ पे लिखा गया है। द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होगा, ये थोड़ा अलग है, उसमें 2 लड़का 1 लड़की था, इसमें 2 लड़की 2 लड़का है। कैसे देखिए, NaCl है और AgNO3 है, Na पे प्लस Cl पे माइनस, इस पे प्लस इस पे माइनस, तो इसको कैसे समझाए? हाँ, द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है, वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान हो, प्लस माइनस। जैसे ये भाई बहन है, ये भी भाई बहन है, और दोनों है लंठ। अब ये क्या किया, ये इसका बहन को लेके भाग गया, NaNO3। अभी इसका भाई क्या किया, जिसका बहन को लेके भागा, इसका बहन को लेके भाग गया, AgCl हो गया। वैसे भी घर में शादी थोड़ा करता है भाई बहन, ये दूसरे घर में शादी कर लेगा जिसका घर में बहन है, और इसका भाई इसका घर में कर लेगा, तो वही अभिस्थापन अभिक्रिया। मैंने 2 वो माइनस प्लस था, इधर माइनस प्लस था, ये चल गया उसके पास, ये चल गया इसके पास, यही है द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब अवक्षेपण अभिक्रिया। अच्छा, एक चीज यहाँ पे समझिए आप लोग, ये ब्रैकेट में जो लिखा रहता है इसका मतलब क्या है? आप लोग कभी कभी कंफ्यूज होते होंगे, तो इसका मतलब क्या होता है? जैसे ब्रैकेट में A क्यों लिखा है, मैंने एक्वस मैंने जलीय विलयन, S मतलब होता है सॉलिड, G अगर लिखा होगा गैस, जैसे C प्लस O2 CO2, H2 प्लस O2 H2O, तो ये गैस है, ये एक्वस है, सॉलिड रहेगा, जैसे Na रहेगा, सॉलिड लिखा रहेगा, तो ये सब चीज है, आप लोग याद रखिएगा इसको, समझ गए? वन शॉट ध्यान से, आप लोग चैप्टर 2 और 3 भी पढ़ सकते हैं इसी तरह। तो देखिए, अवक्षेपण अभिक्रिया क्या है, वह अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है उसको बोलते हैं अवक्षेपन। Na2SO4 ये BaCl2 से अभिक्रिया किया, मैंने सोडियम सल्फेट जो है बेरियम क्लोराइड से अभिक्रिया किया, बेरियम सल्फेट बना और सोडियम क्लोराइड बना, हो गया, ये संतुलित भी कर दिए हैं, ये हो गया आपका अवक्षेपण अभिक्रिया। इसको ध्यान से मुझे से चलो। उपचयन अभिक्रिया हिंदी में याद रखना है और इंग्लिश में भी। उपचयन का इंग्लिश होता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन माने ऑक्सीजन का एडिशन, और जहां ऑक्सीजन का एडिशन होगा वहां हाइड्रोजन की कमी होगी, तो क्या बोलेंगे, यही पे परिभाषा है। उपचयन अभिक्रिया क्या है, या ऑक्सीडेशन, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन की कमी हो, उसे बोला जाता है उपचयन। जैसे यहाँ देखिए H2 प्लस O2 H2O, यहाँ पे क्या हुआ, हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन नहीं था, ऑक्सीजन जुड़ गया, माने ऑक्सीजन की वृद्धि हुई, तो ये हो गया आपका उपचयन या ऑक्सीडेशन। उसी तरह CuO प्लस H2, तो Cu प्लस H2O, हाइड्रोजन अकेले है, ऑक्सीजन जुड़ गया, हाइड्रोजन अकेले था, ऑक्सीजन जुड़ गया, तो उपचयन, समझ गए। Cu प्लस O2 है CuO। अब है अपचयन, माने रिडक्शन, माने रिड्यूस होना, इसमें उल्टा, ऑक्सीजन की कमी और हाइड्रोजन की वृद्धि। ऐसी विक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की कमी हो या हाइड्रोजन की वृद्धि हो, उसे बोला जाता है अपचयन। जैसे यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन के साथ ZNO है, यहाँ चल गया, मतलब कम हो गया ऑक्सीजन, यहाँ भी ऑक्सीजन कम हो गया, तो इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन। ये भी आता है किसका उपचयन हो रहा है, किसका अपचयन हो रहा है, तो आप लोग देख सकते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिडॉक्स अभिक्रिया। क्या है, रिडॉक्स अभिक्रिया। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उपचयन अपचयन माने ऑक्सीडेशन रिडक्शन साथ साथ चले, मतलब रिडक्शन माने रिमिक्स, झालमुड़ी दालमोट रिमिक्स है, सब चनाचूर। तो इसमें देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन कम हो गया, मतलब क्या हो गया, ऑक्सीजन ट्रांसफर हो गया, तो रिडक्शन हो गया। और यहाँ पे इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन बढ़ रहा है, तो क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। दोनों एक ही अभिक्रिया में हो रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। और यहाँ पे अभिक्रिया खत्म, अब मजा वाला चीज आया, मजा वाला चीज, लूट लो, लुटवाने के लिए हम बैठे हैं, लूट लो। चलो आगे देखो,
अब है संक्षारण। संक्षारण क्या है? जब कोई धातु अपने आसपास के वातावरण से अम्ल और नमी के संपर्क में आता है और संक्षारित हो जाता है तो उसको बोलते हैं संक्षारण। जैसे लोहे के ऊपर भूरी परत, जंग लगना, तांबे के ऊपर हरी परत और चांदी के ऊपर काली परत, यही है संक्षारण। आप लोग घर में पेंटिंग करते हैं लोहे की वस्तु में या जिंक का परत चढ़ाते हैं तो संक्षारण से बचाने के लिए, जंग से बचाने के लिए। तो जब कोई धातु वातावरण से अम्ल में आने पर तथा नमी के संपर्क में आने पर संक्षारित हो जाती है तो इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। जैसे लोहे के ऊपर भूरी परत माने जंग लगना। एक क्वेश्चन आप लोग बता सकते हैं, जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है, बढ़ता है कि घटता है? कमेंट करके बताइए। चांदी के ऊपर काली परत, चांदी के चम्मच से अंडा नहीं खाना चाहिए, चम्मच काला हो जाएगा। मूर्खे आदमी होगा जो चांदी के चम्मच से अंडा खाएगा। तांबे के ऊपर हरी परत, तांबे के बर्तन में दही और खट्टे पदार्थ रखने से वो विकृत हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। अभी जो पता है उसका देखिए क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, यहाँ पे क्वेश्चन दिया है। हम लोहे की वस्तु को पेंट क्यों करते हैं? सुंदर दिखने और जंग से बचाने के लिए। और संक्षारण के लिए अभी बता रहे हैं। ये संक्षारण के लिए क्या होना चाहिए? वायु में ऑक्सीजन और वायु में नमी। नमी मतलब पानी वाला हवा। तो क्या हम बताना चाह रहे हैं अभी आपको? क्या बताना चाह रहे हैं हम अभी आपको? विकृत गंधिता। तो विकृत गंधिता क्या होता है? लोहे की वस्तु में हम लोग जो है क्या करते हैं, जिंक का भी परत चढ़ाते हैं लोहे और इस्पात की वस्तु में ताकि वो खराब होने से बचे। उसको हम लोग गैल्वेनीकरण या जस्तीकरण कहते हैं, आगे वाला चैप्टर में है। विकृत गंधिता क्या है? तो खाद्य पदार्थ जो है, खाने पीने वाला चीज, उसको लंबा समय तक खुला रखने पर उसका गंध और स्वाद जो है बदल जाता है, चेंज हो जाता है, इसी को बोलते हैं विकृत गंधिता। इससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे चिप्स की थैली है, कुरकुरे चिप्स, उसमें हम लोग नाइट्रोजन गैस डालते हैं, खाद्य पदार्थों को प्रति ऑक्सीकृत करते हैं, जैसे नमक, तेल, सोडियम बेंजोएट, ये सब मिला के रखते हैं, हल्दी, तो यही सब उसमें दिया गया है। खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक रखा रहने पर उसका रंग, गंध और स्वाद बदल जाता है और खाद्य पदार्थ विकृत हो जाते हैं, जिसे विकृत गंधिता कहते हैं। चिप्स की थैली में, थैली होगा यहाँ पे, नाइट्रोजन गैस भरी जाती है तथा खाद्य पदार्थ को प्रति ऑक्सीकारक जैसे नमक, तेल, सोडियम बेंजोएट, हल्दी, ये सब मिला के रखते हैं। मछली तछली में मिला के रखते हैं कि नहीं, अचार में, ये दोनों तो बता दिए। वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? देखिए ये मैग्नीशियम रिबन है, मैग्नीशियम रिबन है, इस तरह करके रहता है ये मैक्सो जैसा। तो मैग्नीशियम रिबन जब नम वायु के संपर्क में आता है तो क्या होता है? मैग्नीशियम रिबन जो है जब नम वायु के संपर्क में आता है तो क्या होता है, इस पे मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक परत जम जाता है जो इसको जलने में कठिनाई उत्पन्न करता है। इसलिए मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले रेगमाल मतलब सिरिस कागज से रगड़ के साफ किया जाता है। यहाँ पे ये गिर रहा है, देखिए थोड़ा आप लोग को नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पे गिरा है, इकट्ठा है मैग्नीशियम ऑक्साइड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी। एक चैप्टर आप लोग 10 का पढ़ रहे हैं एक वीडियो में, समझ रहे हैं, इतना बोलना पड़ रहा है। ये थोड़ा गलत है, आप लोग याद रखिए, ये 2H2 + O2, तो यहाँ पे ये थोड़ा, यहाँ पे ये होगा H2O इस जगह रहेगा, H2O टूटा 2H2 + O2 में, तो इसको बोलते हैं विद्युत वियोजन अभिक्रिया। अगर ये इस तरह रहता सीधा तो ये होता संयोजन, 2 जुट रहा है संयोजन, 1 टूट रहा है 2 में तो वियोजन। सोना और चांदी का उपयोग आभूषण बनाने में क्यों किया जाता है? अभी तुरंत बताएं। सोना और चांदी जो है बहुत ही कम विक्रियाशील धातु है, साथ ही साथ इसकी चमक लंबे समय तक बनी रहती है, इसलिए इसका प्रयोग हम लोग आभूषण बनाने में करते हैं। चलिए अब लास्ट एक क्वेश्चन बचा आपका, 1-2 क्वेश्चन लास्ट है। किसी पदार्थ X के विलयन का प्रयोग सफेदी करने में करते हैं, तो पदार्थ X का नाम क्या है? कोई एक पदार्थ है, मान लिए X, उसका प्रयोग हम लोग घर में सफेदी में करते हैं, पदार्थ का नाम है CaO मतलब कैल्शियम ऑक्साइड, चूना जिसको बोलते हैं। अब X का जल से विक्रिया क्या होगा? तो ये कैल्शियम ऑक्साइड है, इसका जल से विक्रिया होगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। यह है चूना, यह है पानी, चूना में डालेंगे पानी, चूना जाएगा बुझ, इसको बोलते हैं बुझा हुआ चूना। कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, समझ गए? चलिए एक फिगर था, ये शायद छूट रहा है, बता रहे हैं हम तुरंत। एक फिगर था इस चैप्टर में, वो आपका छूट रहा है, हम बता रहे हैं चैप्टर 1 में, उसको क्यों छोड़े हम। एक फिगर है लास्ट में, वो भी बताते हैं, आपका NCERT का है, चैप्टर 1 का, बता रहे हैं तुरंत।
1 मिनट बताएं, चैप्टर खत्म। हाँ, शॉर्ट में बना देते हैं हम। यह है कॉर्क, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकल रहा है और यहाँ पे क्या है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल मतलब H2SO4 और यहाँ पे जिंक डाल रहे हैं। तो लिखा है यहाँ पे कौन सी अभिक्रिया होगा, तो Zn प्लस H2SO4 ZnSO4 प्लस H2, समझ गए, हो गया, यही है। ये विस्थापन अभिक्रिया है, ये आपको दिख रहा होगा, ये छूट गया था, ये फिगर आपका छूट गया था। ठीक है, चैप्टर कंप्लीट हुआ। क्लास कैसे लगा आप लोग बताइए, समझ गए, और अपने सभी दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।